नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हरियाणा से आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको जानकारी देते चले कि नायब सिंह सैनी फिर होंगे हरियाणा के सीएम। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जो है वो फिर से हरियाणा के सीएम होंगे। विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सिंह सैनी, और आपको ये भी बताते चले कि नायब सिंह सैनी फिर होंगे हरियाणा के सीएम। ये बड़ी जानकारी। देखिए, विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें चर्चा करने के बाद फिर से नायब सिंह सैनी का जो चेहरा है वो फाइनल कर दिया गया है, और फिर से हरियाणा के सीएम जो है नायब सिंह सैनी जो है उनके चेहरे पर मुहर लग गई है। तो लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। है बड़ी जानकारी। विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सिंह सैनी। 10 बजे आपको बताते चले कि इस पूरे विधायक दल की बैठक की गई थी जिस पर चर्चा होनी थी, और चर्चा होने के बाद फिर से नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मुहर लग चुकी है, और फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। उनका जो फेस है वो फिर से फाइनल कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सिंह सैनी। तो चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की ओर। थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन। सुदर्शन न्यूज में थूक जिहाद की खबर दिखाने के बाद डीजीपी ने जारी किया आदेश। देवभूमि में नहीं चलेगा थूक जिहाद। दुकानदार को लिखना होगा अपना नाम, लगाने होंगे कैमरे। देहरादून में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान। 20 नवंबर को होगा उपचुनाव के लिए मतदान। 23 नवंबर को घोषित होंगे परिणाम। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली है ये सीट। मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी को दी सौगात। 172 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण। सतपाल महाराज समेत कई विधायक रहे मौजूद। सीएम धामी ने कहा, राज्य को अग्रणी बनाने के लिए निरंतर प्रयास। एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी। करीब 30 बीघा भूमि पर कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग की रुकवाई गई है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा, अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने पर होगी तुरंत कार्रवाई। देहरादून में फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत। 5 पीड़ितों ने एसएसपी को दिए शिकायती प्रार्थना पत्र। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। मसूरी में 32 करोड़ से बनी मल्टी लेवल पार्किंग फाक रही धूल। प्रशासन पुलिस ने पार्किंग संचालक की लेकर कसी कमर। पार्किंग स्टेटस को लेकर तैयार की जाएगी एप्लीकेशन। सितारगंज में 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन। कई स्कूलों के 310 छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और बच्चों की संस्कृत भाषा में बढ़ानी चाहिए रुचि। लालकुआं में स्टोन क्रशर से अवैध रूप से निकाला जा रहा है उप खनिज। गड्ढों में केमिकल राख भरकर किया जा रहा है एनजीटी नियमों को तार तार। देहरादून में पुलिस ने फिर शुरू किया ऑपरेशन स्माइल। शुरू होगी गुमशुदा लोगों की तलाश। 2 माह तक चलेगा ऑपरेशन। अब तक करीब 6000 गुमशुदा लोगों को परिवार से मिलवाया। उधम सिंह नगर में 2 पक्षों में फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दोनों पक्षों के 4 युवक गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में खाली खोखे बरामद।
तो चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, जहां उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक ने जारी किया आदेश और देवभूमि में नहीं चलेगा थूक जिहाद। देखिए डीजीपी के तरफ से ये बातें कही गई हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का यहाँ पर बड़ा असर होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जहां थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार जो है वो बड़े एक्शन में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक ने आदेश जो है वो जारी किया है और डीजीपी के तरफ से कहा गया है कि देवभूमि में थूक जिहाद नहीं चलेगा। तो सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, जहां होटल ढाबा पर थूकने के संबंध में आदेश जारी किया गया। उत्तराखंड में कोई भी जिहाद नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बातें कही गई। सीएम धामी के आदेश के चलते जारी किया गया है आदेश, जहां थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा एक्शन। देखिए यूपी सरकार के पग पर उत्तराखंड सरकार, यूपी के बाद अब उत्तराखंड में लागू होगा नियम, जहां उत्तराखंड सरकार भी अपनी योगी यूपी मॉडल दुकानदार को लिखना होगा अपना नाम और लगाने होंगे कैमरे। थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा एक्शन। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आदेश जारी किया, जहां देवभूमि में थूक जिहाद नहीं चलेगा। आपको यह भी बताते चले कि सुदर्शन न्यूज ने थूक जिहाद की खबरों को लगातार दिखाया था, जिसके चलने के बाद उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक ने होटल ढाबों पर थूकने के संबंध में आदेश जारी किया है और इस आदेश के अनुसार होटल ढाबा जैसे व्यावसायिक स्थानों में कार्यरत व्यक्तियों का 100% सत्यापन किया जाए। इस प्रकार की व्यावसायिक संस्थानों की रसोई घरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए व्यवसायी प्रबंधकों को प्रस्तावित किया जाए और कोका रेडी जैसे खुले स्थानों में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय अधिसूचना इकाई की मदद ली जाए और गश्त और पेट्रोलिंग के समय भी इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और आपको ये भी बताते चले कि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के संपर्क कर होटल ढाबों में रैंडम चेकिंग की जाए और इस प्रकार की अवैध गतिविधियां पाए जाने पर उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत भी किया जाए। तो देखिए अब यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड जो सरकार है ये भी थूक जिहाद को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरी तरह से यहाँ पर सरकार जो है वो सख्त होती हुई नजर आ रही है। सुदर्शन न्यूज पर भी जिस तरीके से थूक जिहाद को लगातार हमने जो खबरें दिखाई, अब उसका यहाँ पर एक बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार जो है वो पूरी तरह से अब एक्शन मोड में आ गई है। और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी ये बातें कही गई कि उत्तराखंड में बिल्कुल थूक जिहाद की जो कृत्य है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर पूरी तरह से धामी सरकार जो है वो सख्त नजर होती हुई आ रही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीख घोषित कर दी है। उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। आपको बताते चले कि केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए कुल 90,540 मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 44,765 पुरुष मतदाता है, जबकि 45,565 महिला मतदाता प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला करेंगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है और 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जो स्क्रूटनी होगी और 4 नवंबर को नाम वापस का तारीख जो है वो घोषित की गई है। तो 20 नवंबर को मतदान के लिए तारीख जो है वो घोषित कर दी गई है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इन पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग लाइन में कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा 85 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्गों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा होगी।
केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का घोषणा जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आज किया गया है। इसी घोषणा के साथ में केदारनाथ विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत जनपद रुद्रप्रयाग में आचार संहिता प्रभावी हो गया है। साथ में जो चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी किया जाएगा। उसके उपरांत जो है जनपद में 29 अक्टूबर तक नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। इसके उपरांत 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का अंतिम दिवस तय किया गया है। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की और सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ किया। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से जमरानी बांध बृहस्पति क्षति और योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई भाबर की सिंचाई को संपूर्ण रूप से जो व्यवस्था है इस बांध से होगी। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले सभी प्रभावितों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जितने भी योजनाएं लागू हुई हैं उसकी स्वीकृति दे दी गई है। उसके साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं उसको लेकर कहा कि ऐसे कुकर्मों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। जल्दी ही इस बार जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून सबसे बात करने के बाद, सबकी राय के बाद, जो विशेषज्ञ लोगों ने जो काम किया है उनकी समिति के आधार पर प्रारूप समिति का हमने गठन कर दिया है। हम भू कानून को लागू करेंगे और जो भू कानून हमारा पहले से लागू है और इसमें हमने पहले से जो प्रावधान किए हुए हैं कि कोई भी एक परिवार के अंदर 250 वर्ग फीट से ज़्यादा ज़मीन अगर कोई खरीदेगा तो उस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है या किसी निवेश के लिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र के लिए, अन्य किसी काम के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो भूमि क्रय की है और उसने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया है या उस भूमि का अभी भी जो है समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी सभी भूमियों के खिलाफ, सभी ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक जांच हो रही है। सभी जिलाधिकारी, सभी राजस्व विभाग के लोग इस जांच को कर रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी भूमि कानूनों के तहत सरकार में निहित की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी है। करीब 30 बीघा भूमि पर रुकवाई अवैध प्लॉटिंग, ये बड़ी जानकारी। भगत सिंह कॉलोनी, विकास नगर रोड, हरबटपुर की भूमि, जहां प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो। देखिए देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में एमडीडीए की टीम ने भगत सिंह कॉलोनी, विकास नगर रोड, हरबटपुर पर करीब 30 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग का काम रुकवाया और साथ ही साथ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने समस्त सेक्टरों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कहीं भी अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, जहां करीब 30 बीघा भूमि पर कार्रवाई जो है वो अवैध प्लॉटिंग की रुकवाई गई।
भगत सिंह कॉलोनी, विकास नगर रोड, हरबटपुर की ये भूमि है जहां प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए और अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने पर उन्होंने कहा है कि तुरंत कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो। तो देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करवाया। फर्जी एजेंसियों के विरुद्ध दून पुलिस की सख्त कार्रवाई की जानकारी मिलने पर 5 अन्य पीड़ितों और उनके परिजनों ने भी एसएसपी देहरादून से मुलाकात कर अपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं। शिकायती पत्र में बताया गया कि प्राइड गोल्ड ग्लोबल एजुकेशन नाम की फर्म ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की, जिसमें बताया गया था कि फर्म के संचालन कुणाल नारायण उनियाल और उसकी पत्नी गीतांजलि उनियाल और एक अन्य सहयोगी ने पांचों पीड़ितों को पोलैंड और लिथुआनिया और नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और हंगरी और अन्य यूरोपीय देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। अभियुक्तों ने पीड़ितों को लगातार गुमराह करते हुए उनसे कई कारणों से लगातार पैसे भी ठगे हैं। आपको ये भी बताते चले कि पीड़ितों ने अभियुक्तों पर संदेह होने पर जब अपनी धनराशि है वो वापस मांगी तो अभियुक्तों ने उन्हें धमकाया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अभियुक्तों के विरुद्ध थाना डालनवाला पर 4 अलग अलग अभियुक्त को पंजीकृत कराते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। देखिए, जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं और ख़ासकर मैंने देखा है जो पहाड़ के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आकर यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं। उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनका वीज़ा नहीं बने और उन चारों की शिकायतों पर जांच कराई गई। जांच के बाद थाना डालनवाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते मसूरी की, जहां मसूरी में जिला अधिकारी देहरादून साविन बंसल के निर्देशों के बाद मसूरी से 2 किलोमीटर नीचे पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ से निर्मित 212 कारों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका के नेतृत्व में परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, पुलिस और नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों ने पार्किंग का निरीक्षण किया और पार्किंग के संचालन को लेकर कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक मुकेश ठाकुर द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर कई प्रस्ताव रखे गए, जिस पर विचार विमर्श किया गया। आपको ये भी बताते चले कि 32 करोड़ से निर्मित 212 कारों को लेकर मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण मुख्यमंत्री धामी ने 20 दिसंबर 2021 को किया था, लेकिन लोकार्पण के बाद पार्किंग को लेकर पर्यटन विभाग ने ठेका दिया और परंतु पार्किंग संचालित ना होने के कारण ठेकेदार पार्किंग के बीच में छोड़कर चले गए और एक बार फिर जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के बाद मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन को लेकर ठेका दिया गया है और ये माना जा रहा है कि इस बार पार्किंग को संचालित हर हाल में किया जाएगा। एसपी ट्रैफिक मुकेश ठाकुर ने कहा कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास मल्टी लेवल पार्किंग को हर हाल में संचालित किया जाना है, जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून भी पार्किंग का निरीक्षण करके जिसके बाद पार्किंग को संचालन किए जाने को लेकर फाइनल प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर जाम तब लगता है जब मसूरी पूरी तरीके से फुल हो जाती है, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि मसूरी में लगभग 2000 कारों की पार्किंग है, जिसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल पार्किंग संचालित हो पाएगी। ये इस समय पर्यटन विभाग इसको देख रहा है। 32 करोड़ की पार्किंग बनी है, तो इसके लिए इस समय हम लोगों ने सोचा है कि इस पार्किंग को पूर्ण तरीके से चलाया जाए। अभी हम लोग प्लान कर ही रहे हैं
कि यहाँ से किस तरीके से हम गाड़ियों को यहाँ पे पार करवा के शटल सेवा को यहाँ से करें। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि पिक्चर पैलेस की तरफ एक शटल सेवा जारी रखी जाए और एक शटल सेवा जो है हम किताबघर की तरफ करें। तो उसके लिए हमें प्लान आउट कर रहे हैं। आज तो देखने के लिए आए हैं और परसों को डीएम साहब और कप्तान साहब का विजिट है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी कि क्या फिजिबल है और क्या कर सकते हैं। तो सितारगंज के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उत्तराखंड संस्कृति अकादमी की ओर से 2 दिवसीय संस्कृति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यालयों से करीब 310 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल की अध्यक्षता में प्रतियोगिता के प्रथम दिन संस्कृत नाटक, संस्कृत वाद विवाद, संस्कृत समूह गान, संस्कृत आशु भाषण, श्लोक उच्चारण जैसी कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। कमल जिंदल ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। रामायण महाभारत से लेकर सनातन धर्म की सभी पुस्तकों का व्याख्यान संस्कृत भाषा में किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कृत भाषा में अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए। अकादमी है, उसकी पूरे देश ये राज्य भर में प्रतियोगिताएं चल रही हैं। तो उसमें पहले खंड स्तर से विद्यालय स्तर पर करा करके सभी स्कूल उसे खंड स्तर पर ले जाते हैं, खंड के बाद जिला और जिला के बाद जो है ये राज्य में आता है। ये संस्कृत बढ़े, बहुत सारे स्कूल जिनमें संस्कृत की किताबें आए, साहित्य आए, पुस्तकालय इत्यादि शोध आदि कार्य, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको संस्कृत भारती संस्कृत, तो इसके माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा मिले, संस्कृत के प्रति लोगों में रुचि आए और जो छात्र छात्रा है, जो भविष्य निर्माता है हमारे देश के, उनमें इसके प्रति अभिरुचि पैदा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लालकुआ हल्दू चौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढे का पेपर मिल की केमिकल युक्त राख में भरे जाने का मामला जो है वो प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि यहाँ आकृति नेचुरल प्रोडक्ट के जिम्मेदार अधिकारियों की हीला हवाली का लाभ और पर्यावरण संरक्षण के नियमों की अनदेखी करते हुए स्टोन क्रशर परिसर में विशालकाय गड्ढे खोदकर उप खनिज निकालकर गड्ढे को भर दिया गया। जिम्मेदार महकमों के पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर अंकुश लगाए जाने को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के बीच स्टोन क्रशर ने जहां गड्ढे खोदकर भारी मात्रा में अवैध उप खनिज बेचे जाने का कार्य किया है, क्रशर द्वारा किए जा रहे इस गोरख धंधे के चलते जहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो वहीं केमिकल युक्त राख से भरे जाने से आसपास की उपजाऊ जमीन को खासा नुकसान भी पहुंच रहा है। इधर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के मुताबिक स्टोन क्रशर में खोदे गए गड्ढों की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले पर स्टोन क्रशर स्वामी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उसे की जाएगी। आपको बताते चले कि पहले भी उक्त नेचुरल प्रोडक्ट स्वामी के ऊपर परिसर में गड्ढे खोदकर उप खनिज की चोरी को लेकर जुर्माना लग चुका है। के माध्यम से ये संज्ञान में आया है। इसमें हमने अपने कार्मिकों को भेज के जांच शुरू करा दी है। इसके साथ साथ खनन विभाग को भी हमने अवगत करा दिया है। उनकी टीम को भी मौके पर आने के लिए निर्देश किया गया है। जो भी इसमें कार्रवाई होगी आपको अवगत कराएंगे। इससे आगे जो भी प्रकरण संज्ञान में आएगा उससे भी आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल को फिर से शुरू किया गया। इसके तहत कई थाना क्षेत्र में गुमशुदाओं की तलाशी को लेकर ऑपरेशन स्माइल का संचालन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से 2 महीने तक चलने वाले ऑपरेशन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में गुमशुदा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की तलाशी की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से कई विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सोशल मीडिया का सहयोग भी लिया जाएगा, यानी कि सोशल मीडिया का हेल्प भी लिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने बताया कि प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है।
2 महीने तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत विशेषकर नाबालिग बच्चियों को बरामद करना है। उन्होंने बताया कि 2015 से उत्तराखंड पुलिस की ओर से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक करीब 6000 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया गया है। ये हम 2015 से जो है ऑपरेशन स्माइल को जो है लगातार जो है इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। आज से हम 2 महीने का पुनः जो है एक बार ऑपरेशन स्माइल को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इस बार हमारा विशेष फोकस जो है वो मिसिंग गर्ल्स है और माइनर्स है, उस पर हमारा विशेष जो है ये फोकस रहेगा। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां है जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। तो वहीं तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र में नाबालिग बच्ची को शौचालय में बंद करके उसके साथ छेड़छाड़ की जो घटना है उसको सामने आई है और राजस्व पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र के मंदिर के पास बीते 12 अक्टूबर की शाम 3 बजे एक 6 वर्षीय बच्ची खेल रही थी। बच्ची के पिता का व्यापारिक प्रतिष्ठान भी पास में ही था। इस दौरान एक 18 वर्षीय युवक बच्ची को बहला फुसलाकर मंदिर के पास शौचालय में ले गया और अंदर से कुंडी लगा दी। ऐसा देख बच्ची ने शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां पहुंचे। लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया जहां बच्ची के साथ आरोपी युवक पाया गया। नाबालिग बच्ची के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपकर आगे की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। राजस्व पुलिस ने पीड़िता के पिता को तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो है 12/10/2024 का जो है 12/10/2024 का मामला है और उस मामले की जैसे सूचना मिली तुरंत जो है कि पटवारी लोग मौके पे गए और जो है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें जो है अभी वो भी जो है उसी दिन जो है 14 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जो है जेल हिरासत में भेजा गया। जो पुलिस व्यक्ति था तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।